हा मॅडम, हॅलो. तुम्ही स्टार्ट करू शकता. रेकॉर्डिंग स्टार्ट केलंय. हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल. गुड मॉर्निंग बच्चों। मैथ्स 2 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं कुलाबा स्कूल से कल्पना मेश्राम आज आपको मैथ्स 2 के लेसन के बारे में आगे की जानकारी दूंगी। इस मीटिंग में ये मेरा क्लास है फर्स्ट। तो आज इस मीटिंग में क्लास में हम लोग मैथ्स 2 का जो पहला लेसन है भूमिति के मूलभूत संबोध, इसमें प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का 6 वाला क्वेश्चन जो है वो लेने वाले हैं। देखिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन जो है क्या है, संख्या रेखा पर स्थित बिंदु ए का निर्देशांक 1 है। ए से 7 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि संख्या रेखा पर बिंदु ए का निर्देशांक 1 है। तो संख्या रेखा है तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अनुसार, ये देखिए सबको मेरी जो कॉपी है वो दिखाई दे रही है क्लियर। तो यहाँ पर देखिए संख्या रेखा पर स्थित बिंदु ए का निर्देशांक 1 है। तो ये मैंने संख्या रेखा यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसमें ये जो बिंदु ए है इसका निर्देशांक कितना है, 1 है। ठीक है। ए से 7 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। अब यहाँ पर से समझो हमने ये संख्या रेखा है, तो ये संख्या रेखा पर एक तो हम इस बिंदु के बाई ओर ले सकते हैं या फिर दाई ओर ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि बिंदु ए से बाई ओर हमारा क्या है, बिंदु बी है, जो कितनी इकाई दूरी पर है, इससे 7 इकाई दूरी पर। तो इसका निर्देशांक हमने मान लिया कि क्या है, x है। ठीक है। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि जैसे बिंदु ए का निर्देशांक 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमको दिया गया है। तो हम मानेंगे कि मान लो बिंदु ए के बाई ओर 7 इकाई की दूरी पर 7 इकाई की दूरी पर बिंदु बी स्थित है, जिसका निर्देशांक क्या है, हमने यहाँ पे क्या माना है, x है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग जिसका निर्देशांक x है। ये हमने मान लिया है। मतलब जैसे ये बिंदु ए हमको दिया है जिसका निर्देशांक 1 है, इसके बाई ओर हमने बिंदु लिया है जो 7 इकाई दूरी पर है, जिसका निर्देशांक हमने क्या माना है कि x है। जैसा कि सब लोग आप जानते ही होंगे कि जैसे जैसे हम संख्या रेखा पर दाई ओर जाते हैं तो निर्देशांकों का मान जो है, अंकों का मान वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर देखो ये 1 है और यहाँ बिंदु जो बी है उसका निर्देशांक x है। तो नेचुरली जो 1 है ना वो क्या होगा, x से बड़ा होगा। ठीक है कि नहीं। तो 1 जो होता है वो x से बड़ा है। अभी हमको क्या करना है कि ये जो बिंदु 7 इकाई दूरी पर स्थित है, लेकिन इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, इसका निर्देशांक क्या होगा, ये हमको निकालना है। इसका मतलब क्या है कि x का मान हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस यानी दूरी। ए से लेके बी तक की दूरी कितनी दिखाई दी गई है हमको, 7 इकाई। तो हमने लिख लिया डिस्टेंस ए बी बराबर 7। तो इसीलिए ये जो 7 है, तो 7 बराबर क्या हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 7 बराबर 1 ऋण x। इसीलिए अगर हमको x का मान निकालना है तो अभी हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो x का मान क्या आ जाएगा फिर,
x बराबर 1 माइनस 7, यानी कि x बराबर -6। तो ये हमारे x का मान निकल गया। अब x हमने क्या माना था कि बिंदु जो B है उसका वो निर्देशांक है, इसलिए यहाँ पर हमारा पहला निर्देशांक मिल गया। बिंदु B का निर्देशांक, बिंदु B का निर्देशांक कितना हो जाएगा? -6 है। अब ये तो हो गई संख्या रेखा पर एक साइड के। अब हो सकता है कि संख्या रेखा पर हम दूसरी साइड में भी ले सकते हैं। तो ए बिंदु के दाईं ओर समझो कि हमने ले लिया है 7 इकाई दूरी पर बिंदु सी। ये भी यहाँ से कितनी दूरी पर है? 7 इकाई की। इसका निर्देशांक हमने मान लिया कि y है। तो यहाँ पर भी हमको लिखना पड़ेगा कि मान लो बिंदु एक से बिंदु एक के दाईं ओर 7 इकाई दूरी पर बिंदु सी स्थित है, जिसका निर्देशांक y है। अभी इसका निर्देशांक क्या है? y है। तो मैंने क्या बोला था, और आपको भी पता है कि जैसे हम इस ओर जाते हैं तो इसका मान बड़ा होता है, तो एक से जो है y क्या होगा? बड़ा होगा। इसलिए y बराबर y ये बड़ा है किससे? एक से। तो इसमें भी हमको क्या निकालना है? a और c के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि डिस्टेंस AC ये निकालना है। तो हमको ये गिवन है कि दिया गया है, लेकिन यहाँ पे इसका निर्देशांक क्या है C का, ये हमको निकालना है। तो ये डिस्टेंस हमको दिया गया है, कितना है? 7 है। इसलिए 7 बराबर ये हो जाएगा y माइनस 1। y माइनस 1 क्यों किया हमने? क्योंकि देखिए ये बड़ा है इससे, तो इससे से हम इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? y माइनस 1। तो ये आ जाएगा, y का मान अभी हम इसमें से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 7 + 1। इसीलिए y बराबर 8। 7 + 1 यानी 8। तो बिंदु जो हमने y लिए थे वो किसका निर्देशांक था? बिंदु C का निर्देशांक था। तो इसलिए बिंदु C का निर्देशांक 8 है। तो हमारा अभी देखो दोनों साइड में हमारा इसका भी आ गया। बिंदु B का निर्देशांक कितना है? -6 है, और बिंदु C का निर्देशांक कितना है? 8 है। तो उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है कि A से 7 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो हमने क्या किया? बिंदु B लिया था, उसका निर्देशांक हमने निकाला -6, और हमने बिंदु C लिया था 7 इकाई की दूरी पर, उसका निर्देशांक हमारा आ गया है 8। तो हम उत्तर में लिख सकते हैं कि बिंदु A से 7 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक क्या क्या है? 6 है और 8 है। ऐसा इसका आंसर रहेगा। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर इसको लिखना है, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथन सशर्त रूप में लिखिए। अब कथन को सशर्त रूप में लिखने का मतलब होता है कि ये जो दिया गया कथन है उसको यदि और तो के रूप में लिखना है। मतलब कथन का पूर्वार्ध जो है, पहला भाग है, उसके आगे यदि लगाना है, और सेकंड भाग के पहले तो लगाना है। जैसे यहाँ पर देखो, अभी पहला क्वेश्चन है, पहला कथन है, प्रत्येक समचतुर्भुज यह वर्ग होता है। तो इसको हमको सशर्त रूप में लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे? एक मिनट। हाँ, यहाँ पर देखिए, प्रत्येक समचतुर्भुज यह वर्ग होता है। इस कथन को सशर्त रूप में हम किस तरह से लिखते हैं? यदि और तो के रूप में लिखना है।
तो हमारा ये जो यहाँ से यहाँ तक के पूर्वार्ध है, इसके पहले हमको यदि लगाना है। तो क्या बोलेंगे कि यदि दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज है तो वह वर्ग होगा या वर्ग होता है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? यदि दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज है तो वह वर्ग होगा, वर्ग होता है या वर्ग होगा, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यार इसमें सशर्त रूप है, मतलब यहाँ यदि का उपयोग किया गया है और तो का उपयोग किया गया है ना। यदि तो प्रत्येक समचतुर्भुज यह वर्ग होता है, इसको हम सशर्त रूप कथन, इस कथन को हम कैसे लिख सकते हैं? यदि दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज है तो वह वर्ग होगा या वर्ग होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट कथन है रैखिक युगल कोण परस्पर संपूरक होते हैं। रैखिक युगल कोण परस्पर संपूरक होते हैं। तो इसमें देखो रैखिक युगल कोण, अब यहाँ पे रैखिक युगल कोण ये इसका पहला भाग है, पूर्वार्ध है, और परस्पर संपूरक होते हैं इसका उत्तरार्ध है, दूसरा भाग है। तो इसके पहले हमको यदि लगाना है। जब सशर्त रूप में लिखते हैं कथन को तो इसके पहले हम यदि लिखते हैं। तो यहाँ पर कैसा आएगा? यदि दिए गए कोण परस्पर रैखिक युगल कोण है तो वो परस्पर संपूरक कोण होते हैं। तो इसको हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा, यदि दिए गए कोण परस्पर रैखिक युगल कोण हो तो वे परस्पर संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, यदि तीसरा हमारा है त्रिभुज यह 3 रेखाखंडों द्वारा निर्मित आकृति होती है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पर देखो त्रिभुज यह 3 रेखाखंडों द्वारा निर्मित आकृति होती है। यदि दी गई आकृति त्रिभुज है तो वह 3 रेखाखंडों द्वारा निर्मित होती है। ऐसा इसका हमको आंसर लिखना पड़ेगा, कथन लिखना पड़ेगा। तो चलो लिख लेते हैं, यदि दी गई आकृति त्रिभुज है तो यह 3 रेखाखंडों द्वारा निर्मित होती है। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद है चौथा, केवल 2 ही विभाजक हो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसको हम सशर्त रूप में कैसा लिख सकते हैं? केवल 2 ही विभाजक हो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या के केवल 2 विभाजक हो तो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलो हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से,
यदि किसी संख्या के केवल दो विभाजक को सॉरी दो विभाजक हो तो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। इस तरह से ये जो है हम कथन सशर्त रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से उसको लिखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों के विलोम लिखिए। विलोम का मतलब क्या होता है? जो भी कथन है उसका दूसरा भाग जो है उसको पहले लिखना है और पहला वाला भाग जो होता है उसको बाद में लिखना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, पहला वाला कथन है, किसी बहुभुजाकृति के कोनों के मापों का योग 180 हो तो वह आकृति त्रिभुज की होती है। अब इसमें कोनों का योगफल दिया गया है 180 है और दूसरा भाग उसमें क्या है कि वो आकृति का किसकी है? त्रिभुज की होती है। तो वो आकृति त्रिभुज की होती है, ये कथन को हमने पहले लिखना है, तभी वो उसका विलोम होगा। तो देखिए इसको किस तरह से लिखा जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं विलोम के रूप में, यदि दी गई बहुभुजाकृति त्रिभुज हो, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यदि दी गई बहुभुजाकृति त्रिभुज हो तो इसके कोणों के मापों का योग 180 होता है। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। मतलब जो बाद वाला कथन है, बाद वाला पार्ट है इसका कि आकृति त्रिभुज की होती है, इसको पहले लिखना है और जो पहले वाला है उसको बाद में लिखता है। इसको बोलते हैं कि विलोम के रूप में लिखा जाता है। इसमें नेक्स्ट है, दो कोनों के मापों का योग 90 अंश है तो वे परस्पर कोटि पूरक कोण होते हैं। अब इसमें पहला वाला ये है कि दो कोणों के मापों का योग 90 है और दूसरा क्या है कि वो परस्पर कोटि पूरक कोण होते हैं। तो ये परस्पर कोटि पूरक कोण होते हैं, ये हमको पहले लिखना है, उसके बाद में फिर ये दूसरा वाला उसमें पार्ट हम लोग लिखेंगे। तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, यदि दो कोण परस्पर कोटि पूरक हो, कोटि पूरक कोण हो तो इनके मापों का योगफल 90 होता है। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें आते हैं, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तो बनने वाले संगत कोण सर्वांग सम होते
है। अब बनने वाले संगत कोण सर्वांग सम होते हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं विलोम के रूप में। वो किस तरह से होगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यदि इसमें समांतर रेखा है, ये पहला वाला वाक्य हो गया कि पहला भाग हो गया कि समांतर रेखाएं है, कब होंगी, ये जो संगत कोण सर्वांग सम होंगे। तो इसलिए हमको पहला वाला क्या लिखना पड़ेगा इसमें, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे और बनने वाले संगत कोण सर्वांग सम हो तो वे रेखाएं समांतर होती है। तो वे रेखाएं समांतर होती है। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाला है, किसी संख्या में उसके अंकों का योगफल से, किसी संख्या में उसके अंकों के योगफल से भाग जाता हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। वह संख्या 3 से विभाज्य होती है, इसका दूसरा पार्ट हो गया। तो इसको हमको पहले लिखना है कि किसी संख्या में अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य होती है तो उस संख्या में उसके अंकों के योगफल से भाग जाता है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ जगह नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन बुक में से देख लीजिएगा। मैं यहाँ लिखती हूँ इसका आंसर। इसमें क्या था कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो तो उस संख्या को उस संख्या में उसके अंकों के योगफल से भाग जाता है। इस तरह से विलोम के रूप में हम लोगों को लिखना है। ठीक है। देखिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दत्त तथा साध्य लिखिए। दत्त हमें जो क्वेश्चन में दिया गया रहता है, उसके बाद उसका साध्य है वो, ये बहुत ही सिंपल है। पहली वाली लाइन जो होती है वो दत्त होती है और दूसरी वाली जो लाइन होती है कथन की वो क्या होती है, साध्य होती है। तो इसमें ये अपना पहला है, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं सर्वांग सम हो तो उस त्रिभुज के तीनों कोण सर्वांग सम होते हैं। उसमें दत्त क्या है कि यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, सर्वांग सम है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं सर्वांग सम है, तो हम इसको दत्त के रूप में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं सर्वांग सम है। ये हमारा क्या हो गया, दत्त हो गया। अब इसमें साध्य क्या है कि तीनों कोणों, त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो इसमें हमारा साध्य क्या आ जाएगा, फिर इसके सभी कोण, इसके सभी कोण, या फिर त्रिभुज में तो 3 ही कोण होते हैं ना, तो इसके सभी कोण, या फिर तुम लिख सकते हो कि इसके तीनों कोण
सर्वांग सम होंगे। तो इसके सभी कोण सर्वांग सम होंगे। इस तरह से इसको लिखना है। ये हो गया हमारा दत्त और ये हो गया हमारा साध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। अभी ये कथन को देखिए, इसमें यदि और तो के रूप में लिखा नहीं है क्या? नहीं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो अगर हम इस कथन को सशर्त रूप में मानेंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा? अगर हम इसको सशर्त रूप में लिखते हैं, सशर्त रूप में ये कथन क्या हो जाएगा? यदि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, यदि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, तो इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। ये सशर्त रूप में हो गया। अभी हमको सिंपल समझ में आ गया कि ये इसका पहला भाग है, ये इसका दूसरा भाग है, मतलब इसमें दिया क्या है और हमको इसमें साध्य क्या लिखना है। तो इस पर से हम दत्त इसका लिख सकते हैं। इसमें दत्त क्या आएगा कि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। इसमें दत्त आ जाएगा हमारा दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। इसमें साध्य जो हो गया वो क्या है कि इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो इसमें इसका साध्य क्या आएगा? फिर इसका साध्य आएगा इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया 9th का। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होंगे। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बुक में जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, देखिए, निम्नलिखित कथनों के लिए नाम निर्देशित आकृति बनाकर तत्व तथा साध्य लिखिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें केवल दत्त और साध्य नहीं लिखना है, इसके लिए हमको नाम निर्देशित आकृति भी बनानी है। मतलब आकृति बनाकर उसको लेबलिंग भी करना है। जैसे त्रिभुज की आकृति बनाते हैं तो PQR ABCD ऐसा कुछ भी उसको लिखना है, मतलब नाम निर्देशित उसको करना है। तो यहाँ पर ये पहला है, दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज इसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी? पहले आकृति बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए देखिए, मैंने पहले से आकृति बना के रखी है। दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये त्रिभुज एक है और ये त्रिभुज दूसरा है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो। ये जो निशान लगाए हुए हैं ना, दो दो लाइनें लगी हुई, इसका मतलब क्या होता है? ये वाली भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं क्या है? एक ही लंबाई की है। मतलब अगर इसकी लंबाई हम नापेंगे तो सब भुजाओं की लंबाई एक समान होगी।
ठीक इसी तरह से ये दूसरा त्रिभुज है, इसमें भी देखो ऐसे निशान लगाए हुए हैं। इसका मतलब भी क्या होता है कि इसकी तीनों भुजाएं एक ही लंबाई की है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो दो समबाहु त्रिभुज, अब यहाँ पर ये एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है। इस त्रिभुज को हमने नाम भी दिया है ए, बी और सी, ये देखिए, ठीक है। और इस त्रिभुज का नाम है पी, क्यू और आर, ये दोनों समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो अभी हम इसको, ये जो कथन है हमारा, दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसको अगर हम सशर्त रूप में लिखते हैं, मानते हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे फिर, यदि दो त्रिभुज समबाहु है, यदि दो त्रिभुज समबाहु हो तो वे समरूप होते हैं। अब इस कथन को ये जो है, इसको हमने इस रूप में क्यों लिख लिया, क्योंकि हमको इसमें दत्त और साध्य आसानी से लिख सकते हैं, लिखने में वो आसानी होती है, इसलिए हमने इसको सशर्त कथन के रूप में लिख लिया है। सेम ही है, दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। आप चाहे तो इस पर से भी लिख सकते हो, लेकिन इस तरह से लिखेंगे हमको दत्त और साध्य लिखने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। और दत्त में इसमें क्या है, दो समबाहु त्रिभुज, दो त्रिभुज क्या है, समबाहु है, ये हमारा दत्त हो गया, और वे समरूप होते हैं, ये हमारा क्या हो गया, साध्य हो गया। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो हमको दत्त और साध्य लिखने में आसानी होती है। तो इसमें देखो कि यहाँ पर जो है, इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी, बराबर ना। इस त्रिभुज का नाम है, दो त्रिभुज, अब इसमें हम दत्त लिखेंगे, दत्त, दत्त हमारा क्या रहेगा, दो त्रिभुज समबाहु है, दो त्रिभुज समबाहु है, अर्थात क्या हो जाएगा, दो हे त्रिभुज समबाहु गोरेगाव है, ये शाळेत मॅडम आहे, काय भूमिती शिकती अर्थात भारी क्या हो टेक्नॉलॉजीचा जाएगा, वापर करून अर्थात एक नंबर। त्रिभुज हे ए बाकीचे बी असे सी, शिकतात फळ्या पुढे हाताने ते ए बी सी तथा त्रिभुज ए पी क्यू आर, पी क्यू आर समबाहु त्रिभुज लिखित आली गोळ्या बघा। है, ये हमारा क्या हो गया, दत्त हो गया। अब इसमें साध्य, इसमें साध्य हमको मग क्या कशा है घ्यायच्या लिखना, ते गोळ्या? कि ये समरूप है, क्या लिखेंगे, साध्य हम्म, त्रिभुज समरूप त्याला काय येते घेत बस तिला है, करू लागत अर्थात क्या होगा, अर्थात जाऊ द्या बोल मोठं पाय ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये जो चिन्ह है वो समरूपता का है। समरूप जब दिखाते हैं ना, तो इस चिन्ह के द्वारा उसको दर्शाया जाता है। तो हमको जब बोला गया है कि नाम निर्देशित लिख के आणि ते मतलब बना, तो हमको ये लिखना जरूरी बरं तुला कोणतं औषध कटाळा नाही बाळाला इथं किती बेकार लागत है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्लीज बेटा, जिस किसी का भी माइक ऑन है ऑफ कर दो। हेलो, जिस किसी का भी माइक ऑन है ऑफ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि रैखिक युगल कोण सर्वांग सम हो तो उनमें से प्रत्येक कोण समकोण होता है। यदि रैखिक युगल कोण, तो आप सब लोग जानते होंगे कि रैखिक युगल कोण मतलब क्या होता है। जैसे कि ये रेखा है, ठीक है, आप सबको पता है कि रैखिक युगल कोण इस तरह से होते हैं ना, जैसे मतलब यहाँ से यहाँ तक का माप कितना होता है 180, तो ये एक कोण का माप और ये दूसरे कोण का माप, दोनों को अगर हम प्लस करते हैं
तो दोनों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। मतलब ये इस कोण का माप, जैसे देखो यहाँ पे है रैखिक युगल कोण, इस कोण का माप 70 है और इस कोण का माप कितना है? 110 है। ठीक है, अगर हम दोनों को हम लोग प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है? 180 आ जाता है। तो ऐसे वाले कोण को रैखिक युगल कोण कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है कि वो दोनों कोण सर्वांग सम हो। सर्वांग सम हो मतलब ये 70 का है, ये 110 का है, ऐसा नहीं, दोनों कोण क्या होने चाहिए? सर्वांग सम। तो सर्वांग सम कब होंगे? जब दोनों कोण 90-90 के होंगे, तभी उसका योगफल कितना आएगा? 180 आएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने आकृति बनाई है, ये दो कोण, ये हमारी लाइन है जिसको, इसका माप अगर हम पूरा लेंगे तो ये कोण समकोण और ये दूसरा कोण सब, ये भी 90 अंश का और ये भी कितने का होगा? 90 अंश का। ठीक है, तो ये रैखिक युगल कोण है, उसके साथ साथ क्या है? सर्वांग सम है। तो इस तरह की आकृति हमको ड्रॉ करनी है, मतलब बनानी है। ठीक है, अभी देखिए इसमें दत्त क्या है कि रैखिक युगल कोण सर्वांग सम होते हैं। अब हमको बोला गया है कि नाम निर्देशित करना है, तो इसका हम नाम दे देते हैं, ये ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट क्या होगा? सी। उसके साथ ये पॉइंट क्या होगा हमारा? डी। ये नाम निर्देशित जब बोला गया है तो लिखना जरूरी है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो अभी इसमें दत्त क्या है कि रैखिक युगल कोण सर्वांग सम है। तो यहाँ पर दत्त हम लिखेंगे रैखिक युगल कोण सर्वांग सम है। अब हमको इसमें लिखना पड़ेगा रैखिक युगल कोण कौन से है? ए बी सी, ये एक कोण है, और सी बी डी ये दूसरा कोण है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण ए बी सी सर्वांग सम, ये सर्वांग सम का चिन्ह है, सर्वांग सम कोण सी बी डी। तो ये हमारा हो गया दत्त। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका साध्य लिखेंगे। साध्य, साध्य क्या है कि प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो साध्य हम इसमें लिखेंगे प्रत्येक कोण समकोण होता है। अर्थात क्या करेंगे? ये जो कोण है, हम कोण अर्थात कोण ए बी सी, ये वाला 90 अंश का बन रहा है ना, और ये भी 90 का, भी पॉइंट पर ही बन रहा है। तो कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी डी, सी बी डी ये कितने अंश का है? 90 अंश का होता है। इस तरह से हमको आकृति बनाकर दत्त और साध्य लिखना है। इसमें हमको ये ए बी सी और सी ये वगैरह क्यों लिखना है? क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि भाई इसको नाम निर्देशित करो, तो हमने नाम लिखे हैं आकृति के, तो हमको ये लिखना जरूरी है। इस तरह से इसको लिखा जाता है। आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नहीं तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड। इसमें हमारा थर्ड कौन सा है? ये देखिए, त्रिभुज की दो भुजाओं पर खींचे गए शीर्षलंब यदि सर्वांग सम हो तो वो दोनों भुजाएं सर्वांग सम होती है। त्रिभुज की दो भुजाओं पर खींचे गए शीर्षलंब, इसको हमको अभी आकृति के द्वारा दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आकृति के द्वारा दर्शा देते हैं इसको। ये देखिए, ये त्रिभुज की आकृति है और ये क्या है? इसके शीर्ष बिंदु है, ये इसके शीर्ष बिंदु है। तो शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पर, ये शीर्ष बिंदु बी है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? AC। इस पर ये लंब डाला गया है। लंब डालने पर आप लोगों को पता होना चाहिए या पता होगा ही कि ये कितने अंश का कोण बनता है? यहाँ पे समकोण बनता है 90 अंश का दोनों ओर। उसी तरह से ठीक ये शीर्ष बिंदु C है, उसके सामने वाली भुजा है AB, इस पर ये लंब डाला गया है। हाँ, और इस रेखाखंड का नाम है CN, इस रेखाखंड का नाम क्या है? DM। तो हमको इसमें दत्त और लिखना है। देखो यहाँ पर दिया गया है कि दो भुजाओं पर खींचे गए शीर्षलंब सर्वांग सम है, यदि सर्वांग सम है।
हमको दिया ही है कि ये शीर्षलम सर्वांग समूह है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दत्त हो जाएगा। उसके बाद हमको साध्य क्या बताना है कि ये जो रेखाखंड, ये जो है ए बी और ए सी, ये दो भुजाएं क्या होगी, सर्वांग सम होगी। ये हमको साध्य में बताना है। तो देखिए अभी हमने आकृति भी बनाई है और उसको नाम भी दिए हैं, ये त्रिभुज ए बी सी। तो इसमें अभी हमारा जो है वो दत्त, अभी हम इसमें दत्त लिखेंगे पहले कि त्रिभुज की दो भुजाएं, क्या लिखेंगे इसमें, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज की दो भुजाओं पर, दो भुजाओं पर खींचे गए लंब सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। अर्थात क्या है, ये जो रेखाखंड बी एम है और रेखाखंड सी एन है, हाँ, ये क्या है, सर्वांग सम है। इसमें हम अभी आकृति के अनुसार लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज ए बी सी में ये जो रेखाखंड है बी एम, त्रिभुज ए बी सी में रेखाखंड क्या है, बी एम, ये लंब है किस पर, ए सी पर, ठीक है। रेखाखंड बी एम लंब है, लंब, ये जो चिन्ह है वो लंब का है, उल्टा टी वाला लंब है, किस पर है, भुजा ए सी पर, तो भुजा ए सी, ठीक है। रेखाखंड बी एम ये लंब है भुजा ए सी पर। उसी प्रकार से रेखाखंड सी एन जो है वो लंब है भुजा ए बी पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेखाखंड सी एन लंब है भुजा किस पर, ए बी पर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे भुजा ए बी। इसलिए रेखाखंड बी एम ये सर्वांग सम है रेखाखंड सी एन, ये वाला बी एम, ये सी एन, ये हमारा हो गया दत्त, ठीक है। अब इसमें जो है वो साध्य लिखना है कि ये जो भुजाएं है ए बी और ए सी, ये क्या है, सर्वांग सम है। तो साध्य में हमारा क्या आएगा कि वे दोनों भुजाएं सर्वांग सम होगी, ठीक है। अब भुजाएं कौन सी है, भुजा ए बी सर्वांग सम भुजा ए सी, तो ये हमारा हो जाएगा साध्य। तो इसी तरह से हमको दत्त और साध्य आकृति बना के, आकृति में नाम लिख के उसके द्वारा दर्शाना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज हमने ये हमारा प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक कंप्लीट किया है। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।